नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये बात हम मुझसे कही थी बाय मैसेज या बाय कमेंट के थ्रू कि आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे कवर कर देने चाहिए क्योंकि इतना टाइम पीरियड है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम ये बता सकता हूँ पुराने पेपर सारे देखते हुए अपने कुछ तरीके से कि आपको कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको अगर आप कवर कर लेते हैं ठीक से, मैंने बोला ठीक से अगर आप कवर कर लेते हैं, तो रिज़ल्ट में आपको परिवर्तन इसका देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने पिछले साल के जितने भी पेपर्स थे, सबको एक तरफ से उठा के देखा, एक तरफ से उठा के देखा और 2-3 दिन से मैं ये काम कर रहा था। मैं आज ये पीपीटी बनाने वाला था, लेकिन फिर मैंने बनाई नहीं पीडीएफ, जल्दी-जल्दी हाथ से लिखना था, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल तो मैंने जल्दी-जल्दी जब ये चीज़ें सारी मैंने देखी और समझी, तो मुझे ये समझ में आया बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सीधे-सीधे वहीं से आता है। आप दुनिया भर की मोटी-मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा है रिव्यू ऑफिसर का कि जो एक तो देखिए ये बहुत ही कंक्रीट एग्जाम है। कंक्रीट एग्जाम का मतलब मेरा ये है कि ये बहुत ही फैक्चुअल एग्जाम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्चुअल ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फैक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, मैं इसको विस्तार से आपको समझाता हूँ। पहले इंडियन ज्योग्राफी पे बाद में आऊंगा, आज मैं केवल इंडियन ज्योग्राफी में आपको समझाऊंगा क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर आप इसको कवर कर देते हैं, आराम से आप 85% से अच्छे क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है 85%। ठीक, ओके। तो मैं पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेके चलता हूँ, वहां से चीजें आपको बहुत सारी समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे क्या क्या था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, चलिए यहाँ पे कुछ एक बातें जैसे मैंने लिखी हैं, कुछ एक जनरल ज्योग्राफी होती है वो आएगी, जैसे कि आपसे यूनिवर्स के बारे में कोई चीज़ पूछ ली जाएगी, या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो गया, या जो लाइन ऑफ कैंसर है, लाइन ऑफ कर्क और मकर रेखाएं हैं, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी बहुत कम छोटे से पोर्शन में। थोड़ी सी कंसेप्चुअल वो वाली चीज़ें थोड़ी सी कंसेप्चुअल होती हैं इस पेपर में। आप पेपर उठा के देखें, आप अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो पहले आप पेपर उठा के देखें, फिर आप विश्वास करें कि ये ठीक है या नहीं। सेकंड चीट, अब मैं आता हूं सेकंड चीट पे। चलिए, तो इसमें ये जो टॉपिक मैंने आपके सामने लिख रखे हैं ना, राइट, ये जितने भी ये टॉपिक लिख रखे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है ये टॉपिक, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है ये आपको याद करने के लिए। आपको हो सकता है बहुत छोटा लग रहा हो ये, लेकिन जब इसके अंदर आप जाएंगे तो एक एक अंडरलाइन जहां पे मैंने की है, वहां पे आपको 30-30, 35-35, 40-40 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, तो वो डिफिकल्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप अभी से करते हैं तो इसको बहुत आराम से आप निपटा सकते हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इनकी लिस्टिंग भी दे दूंगा, प्रॉपर लिस्टिंग में करके दे दूंगा। अब देखिए, रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में एक चीज आप हमेशा याद रखें, ज्वालामुखी जो आप हमेशा रटते रहते हैं वो वाले नहीं आते हैं। जैसे कि 2016 में कारा कावटा पूछ लिया था, ठीक, काराकटोआ पूछ लिया था, इंडोनेशिया में जो है, ठीक। अब ये बहुत ही अजीब सा थोड़ा सा टर्म था, मैंने तो इसको पढ़ा नहीं था, जब मैंने अभी पेपर देखा तो मुझे लगा कि ये तो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि जो सस्ते सस्ते से होते हैं ना वो हम लोग याद रखते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी ये चीजें पूछी जाएंगी आपको बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन जब आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें फैक्चुअल जो जानकारी आपसे पूछी जाती है वो बहुत गंदी सी पूछी जाती है, राइट। चलिए, अब इसमें जैसे कि पहले मैंने स्टार लगा रखा है, प्रमुख पर्वत श्रेणियां। अब पर्वत श्रेणियों में आपको पढ़ना क्या है, चलिए अब इसमें पढ़ना ये है, देखिए आपको मैं बताता हूँ। पर्वत आपने रख लिए, कौन सा कहाँ है, कहाँ है, एक चीज तो ये याद रखें, कौन सा मतलब ये इसकी लोकेशन क्या है, राइट। दूसरी चीज है पर्वत के जो टाइप होते हैं, टाइप, जैसे कि मान लीजिए कोई वलित पर्वत है, कोई अवशिष्ट पर्वत है, या कोई ज्वालामुखी पर्वत है, 3 ये टाइप है। तो इनमें से आप याद रखेंगे कौन सा पर्वत है, ठीक। पढ़ते हुए आप ये डायमेंशंस जो हैं पढ़ने की, उनको आप मत भूलना, डायमेंशन। जैसे जब आप पर्वत पढ़ते हैं तो पर्वत की एक अपनी ऊंचाई है, इसलिए पर्वत है, तो इसमें ऊंचाई किसकी सबसे ज्यादा है ये याद रखना, लंबाई किसकी सबसे ज्यादा है ये आप याद रखेंगे, और छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि कौन कौन से देश से कौन कौन सा पर्वत सीमा साझा करता है, मतलब कौन सा एक कोई पर्वत है। दरअसल ये यूरोप में ही होता है, यूरोप में ऐसा ही होता है कि कुछ एक पर्वत है वहां पे जो 2 देशों की सीमाएं बनाते हैं। ऐसा इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है, आपका हिमालय है वो कई देशों की सीमाएं बीच बीच से काटता है। इसलिए ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। और इसमें क्या है, जैसे कि सीमा के बारे में जब मैं अभी बात कर ही रहा हूं तो मुझे याद रहे,
पिरेनीज के बारे में पूछ लिया था। पिरेनीज आरओ के एग्जाम में पिरेनीज के बारे में पूछा था, जो फ्रांस और स्पेन की सीमा में। ठीक, तो मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ। केवल पर्वत का मतलब ये नहीं है कि पर्वत आपने पढ़े, आपने माउंटेन्स पढ़े और उनके देश पढ़े और छोड़ दिया, बोला सर हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूँ उतनी चीजें करते रहना। ठीक, दूसरी चीज ज्वालामुखी पर्वत की बात आई। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत के बारे में बहुत, जैसे बहुत सारे पर्वत हैं, उन सब चीज़ों में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब चीज़ें भी मिलने लगेंगी, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया 2016 में ही काराकटोआ के बारे में पूछा था इंडोनेशिया में। ठीक, और रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया आता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली थी। और 2021 में गैलापागोस जो पैसिफिक ओशन में मतलब द्वीप समूह है, इसके बारे में पूछ लिया। मतलब बात ये है, मोटी मोटी सी बात, कुछ चीजें ऐसी अतरंगी सी पूछी जाएंगी, आपने नाम सुना होगा, हो सकता है आप भूल जाएं। आप मोटी मोटी सी चीजें ल्यूसेंट से पढ़ लें या किसी और चीजों से पढ़ लें और आपको लगे कि मैंने सब कर लिया। ल्यूसेंट में देखिए बहुत ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत गंदी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्चुअल अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। उसको आप एक बार अगर देख लेते हैं, ज्योग्राफी की वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, इसमें आप थियरी वाला और अन्य पोर्शन मत पढ़ें, इसमें लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 80% वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिस्टिंग ही इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल चीजें बहुत नहीं पूछी जाती हैं। कंसेप्चुअल चीजें कहाँ पूछी जाएंगी, जैसे कि मान लीजिए जब क्लाइमेटोलॉजी में जब आप आएंगे और वहाँ पे जो आपसे वन पूछे जाते हैं कि किस तरीके से हैं, क्या रीजंस होते हैं ऐसे वन वहाँ पनपने के, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी सी कंसेप्ट वाली चीजें पूछ ली जाती हैं, अन्यथा नहीं, अन्यथा हमेशा लिस्टिंग ही पूछी जाएगी। अब जैसे पठार की बात आई, तो पठार के साथ भी बिल्कुल सेम स्थिति है। इसकी स्थिति पूछी जाएगी, ऊंचाई पूछी जाएगी, एरिया पूछा जाएगा, कहाँ लोकेशन है। और एक चीज आप हमेशा याद रखें, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप एक चीज दिमाग में अपने बैठा के रखें कि हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी, मतलब आपको क्रोनोलॉजी समझनी ही समझनी है। ठीक, कौन सा इवेंट पहले हो रहा है, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। आप पेपर उठा के देखें, हिस्ट्री में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसमें आपसे केवल क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री हो, मिडिवल हो, या फिर वो एंसेंट हिस्ट्री हो। एक नया तरीका और भी आ गया है एग्जाम में। अब कमीशन ऐसे आपसे पूछता है कि आप ये बताइए, आप जैसे पहले ये बोला था कि ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, आप बताइए ये पहले, ये पहले, ये पहले, ये पहले, आप इसको ऑर्डर में लगा दें। दूसरी चीज अब ये हो गया, एक पीछे पूछा गया था, आप उनको 4 बुक दे दी गई, 4 बुक अलग अलग दे दी। अब उनसे पूछा इन बुकों को ऑर्डर में लगाइए, कौन सी पहले आई कौन सी बात। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए लिखी किसने, जब लिखी किसने, किस इरा में लिखी गई, इसके बाद में तो आप ऑर्डर में लगा पाएंगे। मतलब पढ़ने का तरीका, आपको लगेगा कि चीजें बहुत फैक्चुअल हैं, बट इतनी भी फैक्चुअल नहीं है। आप अगर ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन सब चीजों को आप छोटी लग रही होंगी, बट छोटी नहीं है। चलिए, नदियों के बारे में जब कोई बात आती है, जैसे नदियों की स्थिति क्या है, या कहाँ से निकल रही है, कहाँ से खत्म हो रही है, इनका अपवाह क्षेत्र क्या है, कितने एरिया का पानी ये लेके चलती हैं, मतलब इसका यह है, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, ये इन पे कोई अगर बंदरगाह है तो वो, जैसे कि आपको ब्राजील में एक बंदरगाह देखने को मिलता है, आप कमेंट करके उसका नाम बताएं, बार बार पूछा जाता है। ठीक, वो आपसे पूछ लिया जाता है। कौन कौन से शहर इनके बगल में हैं, इनसे सटे हुए, वो पूछ लिए जाते हैं। लंबाई इनकी पूछ ली जाती है, और कितने देशों से कोई नदी निकल के जाती है, और कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मतलब अब नदी अगर मैंने लिख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल नदी और उसका देश देखें और आराम से सो के पेपर देने जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत टफ है जो मैंने लिखा हुआ है, बहुत आसान नहीं है। जो चीज मैं बता रहा हूँ वैसा करते थे। झीलों के साथ भी बिल्कुल सेम चीजें हैं, कौन सी बड़ी है, गहरी है, किस देश में है, जैसे टिटिकाका, उर्मिया, टंगनका, बैकाल, कैस्पियन, बहुत सारी ऐसी झीलें हैं, ये कहाँ कहाँ हैं, ये सब आपसे पूछी जाएगी। और झील जब आती है तो उसकी विशेषता है कि ताजे पानी की होगी या खारे पानी की होगी, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, जलप्रपात के बारे में, जलप्रपात बनता ही है ऊंचाई से, तो किसकी हाइट कितनी ज्यादा है, किसकी लोकेशन क्या है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। मरुस्थल की बात है तो मरुस्थल छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक, मरुस्थल में कुछ अपनी, मरुस्थल जो होगा तो वहाँ की कुछ जो संस्कृति है उसको भी बदलने का प्रयास करेगा। वहीं रहना, उनका खाना, उनका पीना, बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड होती हैं। ऐसी चीज़ें थोड़ा सा देखते हुए चलें। जैसे घास के मैदान है, ठीक, अब घास के मैदान की बात आई तो घास के मैदान हमेशा आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, 2 लिस्ट ऐसे दी जाती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ऐसे एक बनी होती है, और आपसे मैचिंग कराने को पूछी जाती है। जैसे एक तरफ के लिख दिया गया पैम्पास, पुस्टाज, डाउन्स, वेल्ड, ऐसे करके तमाम से लिख
दिए गए, दूसरी तरफ देश लिख दिया जाएगा या वो एरिया लिख दिया जाएगा, आपको मैच कराने को होता है। आप इसमें तैयार रखेंगे। ठीक, घास के मैदान के टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे सवाना घास के मैदान हैं और भी हैं, वैसे आप याद रखेंगे। स्थानीय पवने हैं, उनके बारे में आप याद रखेंगे। तो ये सब चीजें हैं, जैसे बांध हैं, नदियां हैं, ये कौन सा डैम कब बना, कौन सी नदी के ऊपर कोई अगर डैम बना है तो आप याद रखेंगे कौन सा सबसे बड़ा डैम है, कौन सा सबसे पुराना डैम है। ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं, इनको आप याद करेंगे ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब मैं बोलता हूँ ज्योग्राफी आप पढ़ें तो एटलस साथ में रखें हमेशा। तो देखिए जो एटलस है उसमें स्थल रुद्ध देश की बात होती है। जैसे कि मैं आपसे हमेशा एक क्वेश्चन, देखिए मैं आपसे हमेशा बार बार मैं कह रहा हूँ, जब नॉर्थ ईस्ट के बाद में जब हम ईस्टर्न जो कंट्री है उनकी हम बात कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था वहां पे एक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जो स्थल रुद्ध है, मतलब लैंड लॉक्ड है, उसका आप नाम बताएं। मैंने कई बार ये क्वेश्चन ऐसे मैंने आप कराए हैं बार बार पढ़ते हुए। ठीक, तो आप याद रखेंगे, जैसे मंगोलिया हो गया, ठीक, और बहुत सारे ऐसे हैं, अफगानिस्तान है या नहीं है ऐसे पूछा जाता है। ठीक, ईरान पूछ लेगा, बहुत सारे पूछ लेगा, और जैसे कि आपसे बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं, इनको आप देख लेना। मैप में आप हमेशा ये चीजें देखते रहें, याद होती हैं ऐसी चीजें। ठीक, अब इनकी सीमा किससे किससे लगती है ये पूछा जाता है। द्वीप और उसकी अवस्थिति और अधिकार। अधिकार मैंने यहाँ पे देखिए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक द्वीप आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन मतलब ये भारत रहा, और ये रहा अफ्रीका, और यहाँ पे ये जो एरिया है वो इंडियन ओशियन है। यहाँ पे आपको कोई द्वीप देखने को मिला, पता चला वो द्वीप यूएसए का है, ठीक, या ब्रिटेन का है, या ब्रिटेन के बहुत सारे आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, कॉलोनियल जब सिस्टम इनका लागू था, इन्होंने देश तो छोड़े, द्वीप नहीं छोड़े बहुत सारे, इसलिए ब्रिटेन के आपको बहुत सारे द्वीप पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे। अजीब, और इनकी लड़ाई भी चलती रहती है। अभी एक मामला आपने पिछले दिनों देखा होगा, ठीक, जो यूनाइटेड नेशंस और जो अदालतें हैं उनमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें था मामला एक ऐसा। ठीक, और इंडिया यूके के अगेंस्ट में चला गया था। और फिर इसके बाद नहरों की बात आती है। नहरों में आपको जितनी नहर हैं उनके आसपास कौन कौन से द्वीप हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनसे अब तो ये पूछ लिया गया था कि एक नहर बनने से जो पहले डिस्टेंस थी उसमें कितनी कमी आई। अब ये बहुत अजीब सी चीज़ है। अजीब सी चीज़ इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी लिखी हुई होती नहीं है अक्सर किताबों में, और परेशान करती हैं। जल धाराएं की बात हो रही है तो ठंडी और गर्म दोनों याद रखना। दोनों याद रखने के साथ साथ एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ। इनको जब आप पढ़ेंगे तो मैप में आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन सी हैं, एक बार मैप में ढंग से देखेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। और लेफ्ट टू राइट कौन कौन सी हैं, तो एक बार ढंग से अगर आप देखेंगे तो याद आ जाएगा। वन क्षेत्र के बारे में भी सेम चीजें ही हैं आपको मिलेंगी। और जनजातियों के बारे में हमेशा आप चीज याद रखें। जैसी लिस्टिंग ऊपर मैंने घास मैदान वालों में मैंने बताई थी, वैसी ही जनजातियों में आपको मिलेगी। कहाँ हैं जनजातियां ये मोस्टली। लेकिन अगर यूपीपीसीएस आप एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे हारपून क्या होता है, कौन सी जनजाति हारपून बजाती है, कौन स्लेज कुत्ता गाड़ी किसकी होती है, ये मंगोलाइड हैं या ये कौन से हैं, ये ऐसी चीजें पूछी जानी है। लेकिन आरओ में अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया, हो सकता पूछा जाए, लेकिन अभी मैंने पेपर देखे तो ऐसा नहीं पूछा गया। इसलिए यहाँ पे केवल इतना पूछा रहा था कि कौन सी कहाँ की है, राइट। दूसरे आते खनिज क्षेत्र। अब देखिए खनिज क्षेत्र में हमेशा आप याद रखना ये वाले पोर्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक, और इन पोर्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करते हैं। इसलिए जैसे कि खनिज क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, एक खनिज क्षेत्र यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक, और वो पूछा जाएगा किस लिए फेमस है, एक चीज। नंबर दूसरा, एक क्वेश्चन तरीका ये होता है, दूसरा क्वेश्चन खनिज क्षेत्र लिख के आपको उसका देश पूछ लिया जाता है, राइट, उसका देश पूछ लिया जाता है, वो आप याद रखना दोनों चीजें। तीसरी चीज ये है, खनिज में जब बात आती है तो आप जो डेटा आता है उसमें जो खनिज निकाले जाते हैं उसमें प्रोडक्शन पूछा जाता है। 1 2 3 आप देशों में सबसे पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस साल किसने किया। ये करंट डेटा आप उठाएं जब भी आप एग्जाम देने जाएं, उससे पहले करंट डेटा ही आप देखें। ये डेटा मैं करंट आपको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि बहुत सी मैगजीन बाद में आएंगे जिसमें कंफ्यूजन होता है, और वो जो करंट का डेटा होगा वो मैं सब आपको दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक। नगर उद्योग के बारे में ऐसा ही है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये एक नगर है, ये किस लिए फेमस है, ये एक नगर है और ये फेमस तो है और ये कहाँ पे है, ठीक।
तो जैसे आपसे पूछा गया नगोया कहाँ है, तो नगोया आप बताएंगे। किसके लिए फेमस है, तो आप बताएंगे ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र के लिए है। डेट्रॉइट पूछा जाता है, आबादान, हवाना, ऐसे बहुत सारे हैं वो सब पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीजें ये पूछी जाती हैं। ऐसे ही देखो, आप मैंने इतनी सारी चीजें अगर आपको बताई हैं तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, मोस्ट ऑफ द चीजें हैं वो केवल फैक्चुअल ही हैं, केवल फैक्चुअल ही हैं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कंसेप्ट में पढ़ेंगे, पेपर आप खराब करके चले आएंगे। पीटी एग्जाम ये जो है, आर ओ कंसेप्ट अगर पढ़ना है तो दूसरी चीजों के लिए पढ़ो, यहाँ पे कंसेप्ट का दिमाग मत लगाना। केवल जो कंक्रीट और जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीज है उसमें और फैक्ट ढूंढने की कोशिश करो। मतलब अगर पर्वत, पहाड़, नदी, नाले अगर कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं आप, तो उसमें और ज्यादा अंदर अंदर घुसने की जरूरत है। जैसे आपने 10 अगर आपको चीजें याद हैं, मान लीजिए 10 अगर पर्वत याद हैं, आप उसमें 20 याद करने की कोशिश करो, ठीक। तो और उनके अंदर जाओ कि कौन कौन सी सीमाएं बना रहा है, कितनी लंबाई है, इसकी पीक क्या है, यहाँ पे कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पे कोई खनिज भंडार मिलता हो, ठीक। ऐसी वाली चीजें बहुत अक्सर पूछी जाती हैं। वहाँ की स्थिति क्या है, कोई घास के मैदान आसपास लगते हों, ठीक। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें याद रखना। दूसरी चीज, अब मैं आता हूँ इंडियन ज्योग्राफी पे। चलिए मैं यहाँ पे आ गया, इंडियन, वेयर इज इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। चलिए यहाँ की देखिए स्थिति है, थोड़ी सी आपको अलग मिलेगी, बहुत खास अलग नहीं मिलेगी। यहाँ पे बेसिक वाला जो पोर्शन मैंने लिख रखा है, जैसे कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की सीमाएं किससे लगती हैं, राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, इनका एरिया क्या है, कर्क और मकर रेखाएं कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, क्षेत्रफल क्या है, तट रेखा क्या है, तट रेखा कितने स्टेट से मिलती है, ऐसी सारी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। और बहुत विनम्र तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा, या फिर बहुत विनम्र मिलेगा क्वेश्चन, मतलब बहुत गिरा हुआ, या फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा बहुत अच्छे लेवल का, ठीक। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा और वहां पे सब मरेंगे जाके, कोई जिंदा नहीं बचता है जल्दी, ठीक। ये वाला एरिया ऐसा होता है। तो इसको एक बार आप देखेंगे जरूर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप नहीं देखते हैं एक बार तो काम चल सकता है, यहाँ बिना देखे काम नहीं चलेगा, एक चीज याद रखना। चलो अब आते वही कहानी है, यहाँ पासेस की बात आई, दर्रों की बात आई। तो दर्रे जब आप पढ़ेंगे तो मैंने देखिए छोटी छोटी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी हैं। एक मैंने क्यों लिख रखी हैं, क्योंकि आप केवल दर्रे में लिख के काम चला सकता था, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता, ठीक। तो जैसे किस स्टेट में है, कौन सी दर्रे हैं, दर्रा अगर कोई है तो क्या दो घाटियों को जोड़ता है, ये दो घाटी हैं इनको क्या जोड़ता है, और दर्रे के बगल में अगर कोई शहर है या बगल में कोई नदी निकल रही है, इसको भी आप देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, किन पर्वत को काट के ये दर्रा बना है। जैसे मान लीजिए हिमालय की जो मतलब कश्मीर में जो आपको कश्मीर और लद्दाख में जो आपको मिलती हैं पीर पांजाल और ये सब श्रेणियां, तो वहां पे कौन सा दर्रा है, वो कौन सी श्रेणी को काट रहा है, ठीक। एक चीज, कौन सा दर्रा है वो लेफ्ट टू राइट लगाइए, ठीक। कौन सा दर्रा उसको अप टू बॉटम लगाइए, ऊपर से नीचे, ठीक, किस श्रृंखला का हो। ये सब चीजें देखनी होती हैं, केवल ऐसा नहीं है कि केवल आपने स्टेट देखा और आप चले आए, ठीक। ऐसे ही है चोटी, पहाड़ी, पर्वत, इनमें भी यही चीजें हैं। अब जैसे कोई चोटी है, कोई पीक है, उसको आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के साथ साथ ज्योग्राफी में मैं हमेशा आपसे बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमेशा याद रखना पढ़ते वक्त, फिजिकल ज्योग्राफी में। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आप क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी ये हमेशा याद रखना, ठीक, भूलना मत इस चीज को। चलिए पर्वत, इनमें सब में वही सब कहानी होती है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। मिट्टियों की बात आती है कि जैसे कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, और काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, काली मिट्टी के और नाम क्या हैं, आयरन ऑक्साइड किसमें होता है, बॉक्साइड, मतलब ये सब चीजें किसमें मिलेंगी। ये सब बेसिक से थोड़े थोड़े से क्वेश्चन होते हैं, इनको आप देख के जाएंगे। और किस मिट्टी में कौन सी उपज अच्छी होती है, ये सब चीजें, जैसे कि मान लीजिए नारियल होता है तो नारियल लेटराइट में ही क्यों होगा। मान लीजिए अगर कॉफी होती है तो कॉफी के लिए परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये सब चीजें आप देख लेंगे और इसको देख के जाएं, कोई बहुत खास स्थिति नहीं है, कृषि विशेषता, ये सब चीजें ऐसी होती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप बार बार पेपर उठा के देखें तो पता चलेगा। नहर की बात है, जैसे नहर है, कोई नहर परियोजना, यहाँ पे नहर नहीं, नहर परियोजना। अब देखिए बहुत सारी इंदिरा गांधी नहर कैनाल है, और भी नहर कैनाल है। यूपी में अगर कोई कैनाल ऐसी है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि ये यूपी का पेपर है। यूपी में यूपी वाली चीजें बहुत ध्यान से देखिए, ठीक।
डैम मुझे याद है कि 2-3 बार से मैं पेपर जब देख रहा हूँ अभी 2-3-4 दिनों से, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे यूपी के डैम को पता नहीं कितना मतलब तवज्जो दी जा रही है। ये यूपी पीसीएस में भी दी जा रही है और यूपी यूपी का जो आरओ है उसमें भी दी जा रही है। ठीक, तो याद रखना डैम कौन सा है और जो नहर है उसकी लेंथ क्या है, कब बनाई गई थी, कब नहर ये चालू की गई, इसका लक्ष्य क्या था, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, किस स्टेट में है, किससे फ़ायदा मिल रहा है, जैसे इंदिरा गांधी नहर कैनाल है और पंजाब को क्या फ़ायदा मिलता है, हरियाणा को क्या फ़ायदा मिलता है, क्या राजस्थान की, क्या केवल राजस्थान को ही फ़ायदा मिलता है, ये सारी चीज़ें आपसे स्टेटमेंट में पूछ लेगा, आप कन्फ्यूज रहेंगे। ऐसे ही फसल और कृषि में आप आ जाइए। अब देखिए फसल कृषि में जब भी आते हैं तो 2-4-5 चीजें मैंने से लिख रखी हैं। जैसे क्रांति है, क्रांति का मतलब 1857 की क्रांति नहीं है, यहाँ पे क्रांति का मतलब है जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, ऐसी है दलहन के लिए कोई ऐसा रेवोल्यूशन चलाया गया कि नहीं चलाया गया। ये सारी चीजें आपको देखने को आपकी बुक में आराम से मिल जाएंगी। कोई भी आप बुक पढ़ते हो छोटी से लेकर बड़ी तक सब में मिल जाएंगी, गूगल करके देखिए वहां मिल जाएगा, बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। ठीक, तो ऐसा ऐसा आप याद रखना कि जो फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड है और ये सब चीजें आप देख लें आराम से आएगी। ठीक, और कोई अगर फसल है, कोई कृषि है, उसका उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है। ठीक, जैसे कि दाल के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो एमपी है। ये जो पेपर से पहले का जो डेटा होता है उसी को ही ध्यान में रखा जाता है। इसको बहुत पहले से मत पढ़ लेना, हो सकता है डेटा कोई नया आ जाए, आप परेशान हो जाएं। जैसे कि अभी हाल ही में जब मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा था, मैंने आपको बताया कि गन्ना उत्पादन में यूपी फर्स्ट हमेशा से रहा। चीनी उत्पादन में पिछले साल महाराष्ट्र नंबर 1 पे हो गया था, लेकिन इस बार यूपी ने फिर से बाजी मार ली है और यूपी नंबर 1 पे चीनी उत्पादन में है, जबकि चीनी मिलों में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 2 पे है। ठीक, ऐसी ही चीजें मैं आखिरी में सारी लिस्टिंग आपको दे दूंगा पेपर से 20 या 25 दिन पहले। ठीक, उसके बीच में कुछ नहीं होगा, 25 दिन पहले ये सारी जो जो नई नवेली होती है ना, जो परेशान करते हैं, ये सब मैं आपको दे दूंगा। ठीक, और जैसे हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये रिसर्च इंस्टीट्यूट देखिए क्या है, अब मैं बात ये कर रहा हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की। रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे, उनको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आपसे 2016 में पूछा गया वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पूछे गए और बहुत मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूछे जा रहे हैं वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, 80% उसमें। ठीक, आप पेपर उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान 2013 में पूछ लिया गया था, हैदराबाद में है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पूछा गया 2021 के ही पेपर में। ठीक, पांडिचेरी में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड 2000 जो आनंद में है, ये पूछ लिया गया 2016 में। हीरा संस्थान पूछा गया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्से रिसर्च बोलते हैं, आईआईपीआर, वो पूछ लिया गया। सीडीआरआई के बारे में आपसे पूछा गया। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद, ये सब चीजें मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। जब आप रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको आप विशेष स्थिति में पढ़ेंगे। ठीक, राइट। अब रेशम गन्ना और रोग, ये जो एग्रीकल्चर में जितने रोग होते हैं उनकी लिस्टिंग भी कर लेना। ठीक, ऐसी चीजें आपसे पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी। खनिज और क्षेत्र, वही सारी चीजें जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बताई कि कौन सी खान किसके लिए फेमस है, और ये सब चीजें आप याद रखना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कौन सी खान किस चीज के लिए फेमस है। जैसे मान लीजिए और कोई खान अगर है, कोई अगर तो वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है, किस लिए फेमस है। दूसरी चीज है कोई खनिज है तो कौन सा स्टेट है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर रहा है, कौन से स्टेट में उसका रिजर्व सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक, कारखानों की बात जहां पे आती है, जैसे कागज का कारखाना हो गया, स्टील कारखाने हो गए, रेल कोच कारखाना और पेट्रोल शोधन कारखाने, ये सब चीजें भी आप, अभी आपको लग रहा है ना बहुत कम मैं बता रहा हूँ, ये जब करने बैठेंगे ना तो बहुत सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं कह रहा हूँ परेशान होना लाजमी है, लेकिन ठीक है कर लेना जितना मैं बता रहा हूँ। औद्योगिक शहर की वही बात है, जैसे कि वर्ड में थे ऐसे इंडिया में है। जैसे सूरत किस लिए है, जैसे जयपुर किसके लिए फेमस है, जैसे मथुरा किसके लिए फेमस है, औद्योगिक शहर के लिए। जैसे मथुरा तेल शोधन कारखाने के लिए फेमस है, सूरत किसी और के लिए, मुंबई किस लिए फेमस, ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक,
बहुत सारे याद रखना। फिर आते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने देखिए यहाँ पे डाल रखा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी भी लिखा हुआ है, इसको भूलना मत। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके। तो बस इतनी सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। दूसरी चीज, हाँ, 10 नंबर में आई है जनजातियां। अब देखिए जनजातियों की जहाँ पे बात आई है, जनजातियों की जहाँ पे बात आई है, तो जनजातियां वही ट्राइब्स है, वही सब सारी चीजें चलेंगी। इंडिया में कोई जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, और निवास करने के साथ साथ में वो कितनी बड़ी है, और जैसे इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब आपसे पूछी जाएगी, और अगर उनका कोई, देखिए ट्राइब होती क्यों है, क्योंकि उनकी एक विशेष संस्कृति होती है, आप हमेशा याद रखें, विशेष संस्कृति। तो इनसे संस्कृत से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन हमेशा बनने की संभावना बनी रहती है। आप पूछते हैं कि पता नहीं क्यों बन जाते हैं, इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि जनजाति है, जो ट्राइब है उसकी विशेषता ही संस्कृति पर आधारित है। इसलिए पूछा जाएगा कि ये कौन से वस्त्र पहनते हैं, कौन से त्योहार मनाते हैं, किस देवता को मानते हैं, कैसी जगह रहते हैं, कौन से बाण चलाएंगे, ऐसी से बहुत सारी चीजें आपसे पूछ ली जाएंगी, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज होने के लिए, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती। कौन से त्योहार मनाते हैं, ठीक, थारू जनजाति जैसे शोक के रूप में मनाती है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। नदी में सेम चीज वही जो मैंने बताई वहां पे, तो लेफ्ट टू राइट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट टू राइट नदियां, जैसे आपने पढ़ा, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे आपने पढ़ना चालू किया, ऊपर की नदियां, जैसे दो बार आप नदियां पढ़ते हैं, हिमालय क्षेत्र की नदियां, फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक। तो ऊपर से आप ऐसे रटेंगे, यहाँ से मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ से रटेंगे, गोदावरी कृष्णा कावेरी ऐसे करके जितनी भी होती हैं ऐसे ही आप रटेंगे, ठीक, ऊपर से नीचे तक। ठीक। कौन कौन से शहर इनके पास में है वो याद रखेंगे, किस स्टेट से गुजरती हैं वो याद रखेंगे, कहाँ से निकली और कहाँ मुहाना बनाती है अपना, कहाँ पे जाके गिरती है ये भी आप याद रखेंगे। जल ग्रहण क्षेत्र किसका ज्यादा है, जैसे कोई अगर नदी जा रही है उसके साथ में कुछ ट्रिब्यूटरी आके ऐसे ऐसे मिल जाती हैं, तो और ये नदी भले ही छोटी हो, बट अगर मान लीजिए कोई नदी लंबी है, समझे, और उसमें बहुत कम नदी मिलके आती हैं, तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र हो सकता है कम हो। इसलिए एरिया वाइज भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जल ग्रहण क्षेत्र किसका ज्यादा किसका कम। झीलों की बात आई है, किस स्टेट में है, किस टाइप की है, मीठी, खारी, लंबी, ऊंची, चौड़ी, गड्ढी, कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक, ये सब चीजें और उनकी स्थिति। नदी बांध परियोजना मैं बता चुका हूँ, जैसे किस नदी पर है, और जल विद्युत परियोजना इस पे कोई चल रही हो तो उसको ध्यान में रखना, ठीक। ऐसे ही है जल प्रपात के बारे में और झरनों के बारे में, जैसे झरनों के बारे में कोई जैसे नदी है, किस नदी पे कोई झरना जलप्रपात है, कोई झरना है, ठीक। दूसरी चीज, कोई अगर झरना गर्म है या ठंडा है, जैसे तत्ता पानी, मणिकर और नारायणी, आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो इन सब चीज़ों को आप याद रखना। दूसरी चीज़ है रिसर्च मत करना। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। क्लाइमेटोलॉजी बहुत आप दिमाग देके बहुत मजा आता है ना पढ़ने में, इसलिए इसमें आप ज्ञान मत दें, ज्ञान मत लें, ज्ञान पेपर के बाद ले लेना, रिसर्च मत करना, 2 चीज, ठीक। जितनी चीज मैंने बताई है उतनी चीज करो। अगला मैं कल अपलोड कर दूंगा पॉलिटी के लिए या फिर हिस्ट्री के लिए, ऐसे ही इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक बार आप, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप पेपर में क्रॉस चेक कर लें। मैं तो 7 8 10 पेपर सब पूरे उठा के मैं देख के तब ये मैं आपको बना के दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो यहाँ पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई बहुत खास बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।